हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ज्ञानदीप के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th भौतिक विज्ञान यानी क्लास 11th फिजिक्स की जो चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, उसको ही हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी फिजिक्स की बुक में मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश पिछले क्लास में करी थी कि जो 10th में आपने साइंस पढ़ी है और जो 11th में आपके साइंस का एक पोर्शन बढ़ गया है, मतलब आप ये बोलते हैं कि 10th में हमारे पास एक किताब हुआ करती थी साइंस की और 11th में वो 2 बुक्स हो गई हैं या 3 बुक्स हो गई हैं, है ना। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो जो चीजें आपने अपनी पिछली क्लासेस में सीखी उनको आप और बड़े लेवल पर यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपने फिजिक्स में, मैंने आपको बताया था फिजिक्स की परिभाषा की नेचर का साइंस है यानी प्रकृति का विज्ञान है। तो प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आप फिजिक्स में सीखेंगे और मेरा काम रहेगा आपको उसका वास्तव रूप में आपको प्रकृति के साथ कनेक्ट कराना, यानी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कराना। तो जो भी बातें यहाँ पर होंगी वो आपको रियल लाइफ के साथ उसका कनेक्शन मिलेगा, आपके दैनिक जीवन के साथ कनेक्शन मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो आप लोगों ने अपना नोटबुक और पेन ले लिया होगा और आप लोग अपनी सीट पर आ चुके होंगे। स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा और जो बातें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करके रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर फर्दर डिस्कशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 साइंस, और जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको फिजिक्स की परिभाषा बताई थी और जो प्रिंसिपल यानी जो हमारे पास जो सिद्धांत है फिजिक्स में, वो 2 सिद्धांतों के ऊपर चर्चा हमने करी थी। आज हम जिस बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी प्रकृति में मूल बल। स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं यानी जो भी चीजें महसूस करते हैं उसका एक सीधा सीधा रिलेशन बल के साथ होता है। यानी कि आप सिंपल सा एक इवेंट देखिए कि आप लोग खड़े हैं अभी या बैठे हैं, तो आपको कौन खींचने का काम कर रही है? पृथ्वी, है ना। समझ रहे हो बात को? इसी प्रकार यदि मैं कोई वस्तु ऊपर फेंकता हूं तो वो वापस नीचे आ जाती है क्योंकि उसको बल से खींच लिया जाता है। यदि आप बाजार जाते हैं कोई सामान खरीदने तो एक इस प्रकार का यंत्र होता है ना, जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं। इस टाइप का दिखता है। तो इस वाले पलड़े में आप सामान रखते हो और इस वाले पलड़े में आप बाट रखते हो, है ना। तो ये भी क्या है? एक बल का उदाहरण है। एक बल जो है दूसरी भुजा से बराबर हो रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी एग्जाम्पल अभी आप अपने दिमाग में रख लें कि चाहे एक गाड़ी चल रही है, चाहे एक पंखा घूम रहा है, चाहे एक चिड़िया उड़ रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे नदी बह रही है, पेड़ हिल रहा है, तो वो सभी एक बल की प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रहा है। यानी कि प्रकृति में जो है, जो बेसिक चीज है वो है बल। प्रकृति में जो बेसिक चीज है वो है बल यानी फोर्स। तो प्रकृति में ये बल जो है किस किस प्रकार से हो सकता है, तो हमने उसको बोला मूल रूप से कितने प्रकार के बल हम प्रकृति में देख सकते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार के बल हम प्रकृति में देख सकते हैं, इसको आज हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मूल रूप से प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं। मूल रूप से प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं और उन 4 प्रकारों में, उन 4 टाइप्स में हमने 1 बाय 1 सबको डिस्कस करना है। मैं आपको सबसे रिलेटेड पॉइंट्स बताने वाला हूं यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे आज हमने क्या पढ़ना है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग चीज हमने पढ़नी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला बल है वो डायग्राम देख करके आप समझ रहे होंगे। सबसे पहला, प्रकृति में सबसे पहला मूल बल जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस बल से आप सभी अवगत होंगे, इस बल के बारे में आप सभी जानते होंगे। पिछली क्लास 10th में बच्चों आपने गुरुत्वाकर्षण बल को सीखा, समझा और आई थिंक आपका इंट्रोडक्शन इसके साथ क्लास 9th में हुआ होगा।
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का मैं अगर ब्रीफ में मीनिंग बताऊं, गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी, और आकर्षण, पृथ्वी के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आकर्षण। तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, यानी जो खींचने का काम करता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। स्टार्टिंग में गुरुत्वाकर्षण का नाम ऐसे पढ़ा था, बाद में पता चला कि ये आकर्षण का बल पृथ्वी ही नहीं, वास्तव में पूरे पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेड़ से एक पका हुआ फल गिर रहा है, पेड़ से पका हुआ फल जमीन पर गिर रहा है, तो वहां पर कौन सा बल है? वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है। ये आपने स्टोरी सुनी होगी ना, एप्पल, पेड़ से एक एप्पल के गिरने की, है ना, और उसके पीछे आपको पता है कौन से साइंटिस्ट थे जिनके सर पर वो एप्पल गिरा था? साइंटिस्ट, हमारे महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, है ना। तो यहां पर ये एक डिस्कवरी जिसने कि बलों को समझने का एक छोटा सा इवेंट हुआ था, और इसने जो है बलों को समझने का इतना बड़ा डिस्कवरी हमको दी। ठीक है, तो मैं आपको पिछली क्लास में भी ये समझा रहा था कि प्रक्रिया क्या है, बहुत छोटी सी है। प्रक्रिया क्या है? बहुत छोटी सी, एक पेड़ से एक फल के गिरने की, है ना, जिस पर कि हमने थोड़ा सा चिंतन करा, थोड़ा सा मनन करा, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ब्रह्मांड की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह जो हैं गति लगाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर में, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ग्रह हैं। सूर्य के सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, है ना। तो ये 8 ग्रह और उनके साथ उपग्रह भी होते हैं। तो ये सभी क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? ये उपग्रह, ये सैटेलाइट, है ना। चंद्रमा भी क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो आप कहेंगे सर चंद्रमा भी उपग्रह है, और जो हम लोग यहाँ सैटेलाइट से आसमान में भेजते हैं, इसरो वगैरह, वो भी उपग्रह है जी। तो उपग्रह जो है 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल होता है, यानी कि जो मानव जनित होता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो जो नेचुरल है वो प्राकृतिक उपग्रह है, जैसे कि हमारे पास क्या है? मून। हमारे पास क्या है? मून। आर्टिफिशियल जो कि मानव ने, इंसान ने भेजा हुआ है। आपने सुना होगा ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना, जो नासा ने भेजा हुआ है, ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित करा हुआ है। तो जैसे यहाँ से कोई एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो वहां पर रुकते हैं, उनका वहां पर स्टे होता है, वहां पर वो करके अपनी जो भी रिसर्च है वो करते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये किसने बनाया है? ये मानव ने बनाया है। ये कहाँ से बना है? ये प्रकृति ने बनाया है। तो सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं। बहरहाल सैटेलाइट्स जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हमारे पास कितनी बड़ी एग्जिस्टेंस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम 3-4 पॉइंट्स को यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, नंबर वन लिखिए मेरे साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स में पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल में पहला पॉइंट लिखिए, इस बल की परिभाषा। क्यों लगता है ये बल? क्या परिभाषा है इसकी? तो ये बल 2 पिंडों, 2 वस्तुओं, 2 शरीरों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल है। लगने वाला, और एक बात ध्यान रखना, आकर्षण बल। ये बल सदैव आकर्षण का बल होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 bodies due to their masses। ठीक है, तो 2 वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण, उनके मास के कारण लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरी बात गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज एन यूनिवर्सल फोर्स। ये एक कैसा बल है? यूनिवर्सल फोर्स, यानी ये सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक बल का क्या मतलब हुआ
कि कोई भी इस बल से अछूता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति, वस्तु है, जो भी छोटी से छोटी वस्तु है, वो गुरुत्वाकर्षण के बल से बंधी हुई है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बल से बंधी हुई है। तो 3-4 बातें हमने सीख ली। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण, इसके उदाहरण तो नहीं लिख रहे ना, इस बल के कारण क्या क्या हो रहा है ना, इसका एग्जिस्टेंस आपको पता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह गति कर रहे हैं, और पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह है, चाहे चंद्रमा है, वो गति कर रहा है। पेड़ से सब फल गिर रहा है, हमारे हाथ से कोई चीज छूटती है तो जमीन पर गिरती है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इन सभी बल के क्या है, दैनिक जीवन में हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक, तो दूसरी बात क्या है, ये दो पिंडों के बीच लगेगा, उनके द्रव्यमान के कारण लगेगा, और ये एक आकर्षण बल होगा। तीसरी बात कि ये एक सार्वत्रिक बल है, यानी कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो कि इससे अछूती रहे। दैट मीन्स इट इज एन यूनिवर्सल फोर्स। पहला बल समझ में आ गया? ओके, गुड। नेक्स्ट जो दूसरा बल है हमारे पास, जब मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ लिखते रहिए, और जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो आप लोग उस बात को थोड़ा सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में भी आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में भी आप थोड़ा बहुत सुन चुके होंगे अपनी पिछली क्लास में, 10th में वैद्युत चुंबकीय बल। अभी आपके पास जो है 11th में इसका काफी अच्छा पोर्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे है मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं। अभी आप 12th में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, आपको पता है कि जो आवेश है यानी चार्ज है, आवेश, किसी भी वस्तु के अंदर आवेश होते हैं, ये आपको पता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है ना। तो ये वस्तुओं के अंदर होते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, ब्रह्मांड के अंदर जितना भी हमारे पास पदार्थ है ना, उसको हम बोलते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं? यही तो आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आवेशित कण है, ये सभी वस्तुओं के अंदर हैं। ठीक, नेक्स्ट बात ये है कि सभी वस्तुओं के अंदर हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। मतलब कि अगर दो समान आवेश होंगे, मतलब समान प्रकृति के होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर एक दूसरा होगा और दूसरा होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा दूसरा प्रोटॉन होगा, अलग अलग होंगे, तो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो जो हमारे पास आवेश हैं, आवेशों के बीच में क्या है बच्चों? ये बल लगता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल। अभी ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, मैं आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में एक बल काम करता है। ठीक है, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। अब यदि ये आवेश स्थिर है, तो यदि आवेश गतिमान है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये चल रहा है, इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? वेरी हाई होती है। ठीक है, अब ये हाई स्पीड से जब चलता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये बात आपने कहाँ पढ़ी है? ये बात आपने 10th में पढ़ी है ना, कि आवेशित जो भी कण होता है उसके चारों ओर क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओरेस्टेड का प्रयोग पढ़ा था ना, ओरेस्टेड का प्रयोग आई थिंक आप लोगों को याद होगा, है ना। तो ओरेस्टेड के प्रयोग में क्या हुआ था? ओरेस्टेड के प्रयोग में उसने क्या करा था? विद्युत धारा उत्पन्न करी थी, विद्युत धारा उत्पन्न करी थी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। 10th की बात बता रहा हूं आपको। उसने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा था, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आवेशित कणों के बीच जो लगने वाला बल है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है। जो गतिशील आवेश, अगर आवेश चल रहा है तो वो कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और ये चुंबकीय प्रभाव जो है
इन गतिशील आवेशों पर बल लगाता है, उसी बल को हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? विद्युत के उत्पन्न। और जो बल लगा रहा है वो कौन लगा रहा है आवेशों पर? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव के फलस्वरूप इन पर बल लग रहा है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के जो बल हैं वो वैद्युत चुंबकीय बल होते हैं। अब मैं इनको लिख रहा हूं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को, आप अपने दिमाग में खिचड़ी मत पकाइए। जो जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं उनको मैं नोट डाउन कर रहा हूं। तो नंबर 1 बात है, नंबर 1 पॉइंट फटाफट से लिखिए मेरे साथ, इसको कंप्लीट करते हैं। नंबर 1, कैसा बल है ये? आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। नंबर 1 पॉइंट से ये बात क्लियर हो गई। नंबर 2, मेरे साथ साथ लिखिए। नंबर 2, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल कैसा हो सकता है? आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, यानी कि अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा? अट्रैक्शन जब समान आवेश, सजातीय आवेश बोलते हैं इसे, मतलब एक जैसे आवेश। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश मतलब द्विजातीय आवेश, द्विजातीय असमान चार्ज, विजातीय आवेश यानी अनलाइक चार्जेस, जब अलग अलग चार्ज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरा प्रोटॉन, मतलब एक धनावेश होगा तो दूसरा ऋणावेश। ठीक है, और प्रतिकर्षण कब होगा? रिपल्शन कब होगा? जब सजातीय आवेश होंगे, यानी कि जब लाइक चार्जेस होंगे। देखिए, इस चीज के बारे में आप ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए, इसको बस इतनी सी बात पकड़ के रखिए कि आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है, धनावेश को हम लोग प्रोटॉन बोल रहे हैं और ऋणावेश को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो सजातीय मतलब एक जैसा, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन हुआ तो प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हुआ तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर विपरीत होंगे, अनलाइक होंगे, यानी एक प्रोटॉन हुआ एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई? तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जो आवेश गतिशील होगा, गतिशील आवेश यानी कि आवेश तो हमको पता लग गया इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। अगर ये गतिशील होगा, अगर ये चल रहा होगा, गतिशील आवेश, अगर ये आवेश गतिशील होगा तो क्या होगा? तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। तो वो सीधी सीधी बात समझो, वो चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसे दिमाग में बात रखनी है कि अगर आवेश चल रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चल रहे हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, यानी चुंबक बन जाएगा। चुंबक के बारे में तो आपको जानते हो ना, चुंबक एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं या फिर दूर भेजने का काम करता है, आकर्षण का काम करता है तो प्रतिकर्षण का काम करता है। मूविंग चार्जेस, इसको लिखेंगे मूविंग चार्जेस, दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप नोट्स बना लीजिए। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिख रहा हूं शॉर्ट में, आप मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है इसके बारे में, इसको मैं पूरा ही लिख ले रहा हूं, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का क्षेत्र। ठीक है, तो जो चुंबक बना उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर
बल आरोपित करते हैं। गतिशील आवेशों पर बल आरोपित करते हैं और यही बल जो है आकर्षीय प्रतिकर्षी होता है और इसी बल को हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। दूसरा चीज इसमें लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड exerts force on moving charges या मूविंग चार्ज। ठीक है, जो गतिशील आवेश होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र बल आरोपित करता है। और इसके बाद जो 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आप हमने 4 पॉइंट्स लिख लिए थे। यस, 5th नंबर का पॉइंट लिखिए। 5th नंबर का पॉइंट लिखिए कि ये बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल है। गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल। ठीक है, और 6th लास्ट पॉइंट यानी कि स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम लिखेंगे कि डेली लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। डेली लाइफ में देखो बच्चों, अगर ये बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल नहीं होता, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें होती। जैसे सपोज आपने जो है, आप खड़े हैं यहाँ पर, तो आपके ऊपर जो है पृथ्वी से एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, पृथ्वी की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन आपके हाथ में अगर कोई किताब रख दी, हमने एक बुक रख दी मैथ्स की, तो उस पर भी क्या होगा, उस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, है ना। लेकिन आपके हाथ पे किताब नीचे की तरफ नहीं जाती, आपके हाथ पर बनी रहती है, यानी आप इसे उठा कर रखते हैं अपने हाथ पर। तो वो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। क्यों? क्योंकि जो बुक है और आपके हाथ है, बुक और आपके हाथ, आपके हैंड के बीच जो कांटेक्ट है, जहां पर उसका कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, और ये बल जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिस कारण जो है यहाँ पर ये बुक आपके हाथ पर स्टेशनरी रह पाती है और इस बुक को गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे की ओर नहीं खींचता है। वास्तव में आप सोचिए, यदि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रबल होता तो हमारा जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाता, क्योंकि हमारे अंदर जो आवेश हैं वो उनके बीच लगने वाला बल, हमारे भीतर जो आवेश है उनके बीच लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है। या फिर ये कहें कि जो हमारे संरचना में जिन आवेशों का बैलेंस है, जो आवेश स्थायी हैं, वो क्या हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उन पर ज्यादा बल आरोपित किया जाता और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता। मतलब ये कहिए हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में, हमने प्रकृति के मूल बलों में स्टार्टिंग के 2 बलों को समझा। अगली क्लास में हम लोग आगे के 2 इंपॉर्टेंट बलों को समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।